प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा का प्रोसेस संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटरेड से हुई है। सामान्यतः इसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसको गणक यंत्र भी कहते हैं। महत्वपूर्ण बातें, अबेकस सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। इसका आविष्कार 1602 चीन में किया गया। इसका प्रयोग घटाने, जोड़ने, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। डिफेंस इंजन का विकास भी चार्ल्स बाबेज द्वारा किया गया था। डिफेंस इंजन का विकास भी चार्ल्स वेबर द्वारा किया गया था। पास्कल का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया था। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है जो ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। पास्कल एक ऐसी मशीन है, एडिंग मशीन है, जो ओडोमीटर और घड़ी के कार्य पर सिद्धांत करती है। ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अब जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं। पहली पीढ़ी है आपकी 1940 से 56 तक है और इसमें स्विचिंग डिवाइस है, वैक्यूम ट्यूब, और इसकी भाषा है मशीनी भाषा। बाइनरी नंबर से इसको परिभाषित करते हैं 0 और 1 से। इसमें जो आपके उपयोग हैं, मतलब जो कंप्यूटर आते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ENIAC UNIVACMARK1। और दूसरा आपका दूसरा कंप्यूटर है, दूसरा पीढ़ी का ट्रांजिस्टर, ठीक है। सभी कंडक्टर के से बने, सभी सेमी कंडक्टर से बने ट्रांजिस्टर। ये असेंबली भाषा है इसमें, और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। तृतीय कंप्यूटर है इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन से बना हुआ है, और इसमें कंप्यूटर का नाम है IBM सिस्टम 360, NCR 395। चतुर्थ है बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट से बना माइक्रो प्रोसेसर्स, और ये है फोस्ट्रॉन 77 पास्कल, ADA कोबोल 74। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो IBM PCXT, एप्पल सेकेंड, इंटेल 4004। पंचम जो आपका पीढ़ी है वो अभी का पीढ़ी है, तो पाँचवीं मतलब पंचम स्थान पर हमारी जो अच्छी पीढ़ी कंप्यूटर चल रही है। सबसे बड़ा पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें, और इसमें रोबोटिक्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे रोबोटिक्स का प्रयोग होता है। अब जानेंगे हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्य इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण है यहाँ पर। तो आकार के आधार पर चार प्रकार हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर हैं 2 कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और कार्य के आधार पर हैं 3 कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम लोग जानेंगे पहले आकार के आधार पर जो कंप्यूटर हैं। तो आकार के आधार पर हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलता पूर्वक रखा जा सकता है।
इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉपटॉम, टैबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये सब जो हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार के इन कंप्यूटर की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होते हैं। इन कंप्यूटरों को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS, इसका मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है। और इसमें जो कंप्यूटर है वो कौन कौन है मिनी कंप्यूटर में? HP 9000, RISC 6000, BUL बुल, HND FX2 NS 400। मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार, कार्यक्षमता और कीमत से मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों का प्रयोग कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने आदि कार्यों में करते हैं। इसमें कौन कौन कंप्यूटर हैं? क्रे, CAC, साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 1110। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ता द्वारा यानी हम लोग के द्वारा जो खरीदी गई वस्तुएं उसका ब्यौरा रखने आदि में। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर पे। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, ग्रहण, संग्रह क्षमता, उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है, PARAM। इसका विकास CDAC ने किया। किसने किया? CDAC ने। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग होता है मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने के आदि कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। और भी अन्य तरह के सुपर कंप्यूटर होते हैं, जैसे परम तो पहला है आपका, दूसरा है परम युवा 2, फिर है क्रे 1, क्रे 2, क्रे X, MP24, NEC 500, इसके बाद प्रत्यूष। ये सब सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब जानेंगे हम लोग कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन प्रकार हैं। तो पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, पहला प्रकार। इसका प्रयोग होता है आपका मात्रा को नापने में, तापमान को नापने में, लंबाई को नापने में, ठीक है ना। मतलब ये एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये मापन से संबंधित होता है। जैसे भूकंप को नापना हो गया है ना, और भी इस मीटर कोटर को नापना हो गया, तो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत में किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप इसका एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर उस कंप्यूटर का तो इसमें दोनों का गुण होता है, डिजिटल का भी और एनालॉग का भी, दोनों का गुण होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जैसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, इको जांचते हैं, अपना ECG जांचते हैं ना, तो ECG और डायग्नोस में इसका प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार हैं, पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। आगे जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर का वे कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कंप्यूटर। तो पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं
जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। मतलब जो बाहर से अंदर में भेजते हैं उसको कहते हैं इनपुट यूनिट। नाम खाली इनपुट है लेकिन ये आउटपुट होते हैं, बाहर से काम करते हैं और ये अंदर भेजते हैं डाटा को, जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखेगी और ये डिस्प्ले यूनिट हो जाता है। अगर ये ना रहे तो इनपुट यूनिट तो क्या हो जाएगा, केवल देखने के लिए टीवी में जैसे होता है ना वैसे डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। इसमें जिससे उपयोगकर्ता कोई काम नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन है इनपुट यूनिट? पहला है कीबोर्ड, तो देखा होगा कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं तब जाकर डाटा उसके अंदर फीड होता है। फिर है बारकोड रीडर, फिर है स्कैनर। स्कैनर भी जो है इनपुट है, दिखता है बाहर से कि वो आउटपुट है लेकिन नहीं, क्योंकि स्कैन जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, ठीक है। माइक्रोफोन, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस है ना, जिससे माउस का प्रयोग करते हैं हम लोग ना, जो पॉइंट को लेकर कर्स करते हैं हम लोग, जो स्टिक, फिर ट्रैक बॉल और लाइट पेन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? तो इनपुट के। आउटपुट यूनिट क्या है? तो डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो हमें डाटा जो हम लोग डाटा भेजते हैं इनपुट के माध्यम से, और वो ही जब परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट यूनिट। जिसके माध्यम से मतलब जहाँ आता है, ठीक है ना, जो परिणाम हमारे सामने आता है जिन यूनिट में, उसको हम लोग आउटपुट यूनिट का। जैसे प्रिंटर भी क्या है बताइए? आउटपुट है, लेकिन स्कैनर क्या है? इनपुट है, ठीक है ना। तो प्रिंटर बाहरी रूप से काम करता है, ठीक है, ये आंतरिक रूप से काम नहीं करता। ये डाटा भेजने का काम नहीं करता कंप्यूटर में, बल्कि कंप्यूटर से इसमें डाटा आता है। वैसे ही मॉनिटर हो गया, ऊपरी जो मॉनिटर दिखता है टीवी की तरह, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो स्पीकर भी अंदर से बाहर आता है, ठीक है ना, बाहर से अंदर नहीं जाता है। प्रोजेक्टर भी अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली बाहरी डिवाइस है। तो USB क्या है? बाहरी डिवाइस है। तो ये बताइए क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट? कमेंट करो। जो लगभग सभी कंप्यूटरों में लगा होता है। USB में प्लग एवं प्ले फीचर होते हैं जो किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाने या विस्थापित करने में सहायक होते हैं। तो डिवाइस को हटाना हो, चाहे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना हो, ये किसका काम होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB का। आगे है तीसरा जो आपका है कंपोनेंट कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो CPU ही सेंट्रल यूनिट और CPU ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यानी ALU निष्पादित होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो CPU के सभी प्रकार के, ठीक है ना, CPU के सभी प्रकार की गणितीय क्रियाएं, मतलब जो भी जोड़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा रहे थे ना अभी, तो सेंट्रल प्रोसेस यानी CPU, ठीक है। CPU ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का भाग है, ठीक है। किसका भाग है? CPU। बताइए, प्रोसेसिंग यूनिट का और कंप्यूटर का क्या है? ये पार्ट है जिसमें ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निष्पादित होते हैं यानी परफॉर्म करते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूटिव किए जाते हैं। जो डिकोड है, जो कोड है, इसको एग्जीक्यूट करता है कौन? CPU कंप्यूटर का संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। समझ लो कि CPU जो है वो कंप्यूटर क्या है? दिमाग है, मस्तिष्क है। अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर बेकार है। अगला कंपोनेंट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और CPU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU का हो गया आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो भैया इसका क्या काम है देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। तो सीपीयू के सभी प्रकार की अंक गणितीय क्रियाएं, जैसे हम लोग मैथ वाला काम करते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड, वही काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, है ना, और तुलनाएं दो संख्या में ये बताना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या दोनों बराबर है, इसी यूनिट में की जाती है ये सारी गणनाएं। इसमें सभी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं, ठीक है, बाइनरी पद्धति, जिसको हम लोग 0 और 1 से डिकोड करते हैं। तो प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं, जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। ध्यान देंगे आप, ठीक है। प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है इसमें और परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, और इसके लिए कई बाइटें होती हैं, जिसे रजिस्टर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर क्या है भाई? अभी आया तुरंत। यह एक ऐसा उपकरण है या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। क्या है रजिस्टर? डाटा स्टोरेज है। रजिस्टर बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है, मतलब इसमें जो स्टोर होता है मेमोरी वो अस्थायी होता है, ठीक है, तीव्र गति से होता है। लेकिन मेमोरी के अनुक्रम यानी कि में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो मतलब अगर मेमोरी की बात की जाए तो रजिस्टर का स्थान क्या है? सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें डाटा जो है बहुत तेज़ गति से सेव हो जाता है इसमें, ठीक है ना। किसी प्रोग्राम की क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के रजिस्टर का व्यापक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्टर वो होता है जिसमें ढेर सारा जो है ना, ढेर सारा प्रोग्राम को जो है, डाटा को हम लोग जो है सेव कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी स्टोरेज है। ध्यान देंगे आप। आगे पढ़ेंगे हम लोग कंट्रोल यूनिट। तो यह मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है, ठीक है। मेमोरी और ALU के बीच में डाटा का आदान प्रदान कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। किसको? मेमोरी और ALU को। कंट्रोल यूनिट यानी CU का सबसे प्रमुख और पहला कार्य है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना चाहते हैं या उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका क्रियान्वयन करता है। अगला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करती है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मुख्य कार्यों में से एक सूचना स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोर की सुविधा प्राप्त करती है। तो मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का भाग है, एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर है मेमोरी यूनिट, जो डाटा को, है ना, और निर्देशों को क्या करती है? संग्रहित यानी जमा करती है मेमोरी। जैसे हमारा दिमाग भी मेमोरी यूनिट का एक हिस्सा ही है, ठीक है ना, जो हम लोग को दिमाग में डाटा को और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एकत्रित करता है। तो वैसे ही मेमोरी यूनिट का भी काम होता है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा दिमाग मस्तिष्क है ना, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग क्या है? CPU है, ठीक है। तो यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग है। कौन? मेमोरी यूनिट। और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। CPU मिलकर और मेमोरी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर को संपूर्ण बनाते हैं, वरना इन दोनों के बिना कसा बेकार। अच्छा, दिमाग में अगर खाली दिमाग है और उसके अंदर दिमाग नहीं है, सोचने समझने का पावर नहीं है, स्टोर करने का पावर नहीं, फिर दिमाग बेकार है ना। वैसे ही मेमोरी के प्रकार कितने हैं? मेमोरी के 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, उसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी।
क्या कहते हैं, आँख जेलरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्राम तथा इनके इनपुट डाटा को, आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। जैसे समझिए कि हमें मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ कितना देर दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा। वही बात है यहाँ भी, इसमें ज़्यादा दिमाग इसका तो है दिमाग, लेकिन ज़्यादा देर अपने दिमाग में बात नहीं रख पाता है प्राइमरी मेमोरी। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु उसकी गति बहुत तेज़ होती है। ठीक है ना, आकार तो सीमित है, नहीं छोटा आकार है इस मेमोरी का, दिमाग छोटा है इसका, लेकिन समझने का शक्ति बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत गति तेज़ होती है इस मेमोरी की। तो इसका भी देखिए दो प्रकार है, हे भगवान। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग RAM यानी रैम कहते हैं। तो क्या है भैया, ये देखिए, तो रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाएं कैसी होती हैं, टेम्परोरी होती हैं ना। इसमें सूचनाएं अस्थाई नहीं होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, बिजली गई, सब डिलीट, सब फाइल ख़त्म, वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अर्थात रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसा मेमोरी है, वोलेटाइल। आप देखो भैया, इसमें भी दो प्रकार है रैम का। पहला है डायनेमिक रैम, दूसरा है स्टैटिक रैम। और मेमोरी का दूसरा प्रकार है रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड टाइप है, जिसको हम लोग ROM कहते हैं। ठीक है, इस मेमोरी में उपस्थित डाटा तथा निर्देश अस्थाई होते हैं। देख लीजिए भैया, रैम में अस्थाई है, वहीं रोम में क्या है, अस्थाई यानी परमानेंट। एक बार जो गया, फीड हुआ डाटा, बस फिर लाइट जाए चाहे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, सेव हो जाता है। जिस कारण से इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डाटा और निर्देशों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। मतलब इसको हम लोग केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली यानी रीड कर सकते हैं, और इसके डाटा को, इंस्ट्रक्शन को हम लोग चाह के भी परिवर्तित नहीं, बदल नहीं सकते। जैसे दिमाग में, जैसे कोई बच्चा है, खूब तेज बच्चा है, ठीक है, और वो रट्टा मारता है, तो रट्टा मार के क्या कर लिया, याद कर लिया, तो मेमोरी इसका क्या हो गया, परमानेंट हो गया। लेकिन रट्टा मारा है, तो रट्टा मारने के बाद अब उस चाहोगे कि उसका दिमाग से कुछ हटा के कुछ और ऐड कर दें, ठीक है, यानी चेंज कर दें, तो होगा नहीं। इसमें भी वही है, डाटा और निर्देशों के अस्थायी होने पर, कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में, चिप मतलब मेमोरी में, चिप जानते हैं ना, जैसे हम लोग मोबाइल चिप लगाते हैं, वैसे ही चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित यानी सुरक्षित रहती हैं। अर्थात रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए भैया, रैंडम क्या है, वोलेटाइल यानी वैलेंटाइन है। समझ लीजिए कि इसकी गर्लफ्रेंड है रैंडम इस मेमोरी की, और रीड ओनली मेमोरी गर्लफ्रेंड नहीं है भैया, नॉन वोलेटाइल है, ये वैलेंटाइन ने बनाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है। आप देखो भैया, रोम का भी प्रकार है। पहला है PROM, EPROM, फिर है EEPROM। देखेगा भैया, तो प्रोग्रामेबल रोम, इजरेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए कुछ चीज़ है, इसको समझना है आपको। कैशे मेमोरी क्या है भैया, कैशे मेमोरी कैसे क्या है।
ये कैचे क्या है? तो कैंची है, समझिए। तो एक तरह से क्या है ये? कैंची। इसे बाल हम लोग काट लेते हैं ना, तो बाल काटने के बाद कैंची से दिमाग क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। वैसे ही कैचे मेमोरी होता है। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की क्या देती है? सुविधा देती है। ये कौन? कैचे मेमोरी। मतलब साफ डिलीट उलीट करके, और ये प्रोसेसर को क्या करती है? तेज़ी प्रदान करती है। अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है भैया? देखिए, यह एक काल्पनिक मेमोरी है, मतलब कल्पना से भरी हुई ख्याली पुलाव पकाना है, यानी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल या वास्तविक मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। मतलब सीपीयू से जो इसको मेमोरी मिलता है, इसको अस्थायी रखती है। मतलब ये एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन ज़्यादा देर दिमाग में नहीं रखती है। जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, टीचर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा सुन तो रहा है, ठीक है, थोड़ा देर दिमाग में रखा, फिर क्या किया? हटा दिया। ये मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता को बढ़ाती है। कौन? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? जो मेन मेमोरी है, मतलब ये जैसा आपका ये था ना, हमने पढ़ा था अभी प्राइमरी मेमोरी की हम लोगों ने बात की थी, तो उसकी क्षमता को कौन बढ़ाता है? वर्चुअल मेमोरी। जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कार्य करने में कंप्यूटर तेज हो जाता है। अब मान लीजिए कि मेन मेमोरी में ज़्यादा दिमाग रहेगा, ज़्यादा स्टोर रहेगा, तो कंप्यूटर तेज ना भागेगा जी, उसका कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। तो अब तक हम लोग केवल प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है। देख लीजिए, अब प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर में सारा काम करती है घुस के। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कहाँ होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर। इसीलिए इसे बाहरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होती है तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और ना हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर हो। देख लीजिए कितना अच्छा है। जैसे दो तरह का बच्चा होता है स्कूल में। एक ऐसा बच्चा हुआ कि टीचर पढ़ाया, सुना, एकदम माइंड में स्टोर कर लिया परमानेंट, तो हो गया प्राइमरी मेमोरी। और ऐसा एक घोंचू बच्चा है जो पढ़ा लिखा सुना खाली, ठीक है, और तुरंत में डिलीट कर दिया, लंच ठूसने लगा, तो बच्चा क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ऐसा बच्चा बहुत है अभी, ठीक है। फाइल तो इसीलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। अब भाई मान लीजिए प्राइमरी मेमोरी डिलीट कर दे रहा है दिमाग से, तो भाई सेकेंडरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी का उपयोग करेंगे ना। कुछ मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस निम्न प्रकार हैं। तो कौन कौन सा है? देखिए भाई, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस यंत्र कौन कौन सा है? डिवाइस तो पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज। तो ये सब आपका स्थायी मेमोरी है। देख लीजिए, स्थायी मतलब क्या? मतलब ऐसा मेमोरी जिसमें डिलीट नहीं होता है डाटा, हमेशा के लिए सेव। एक बार जो सेव हुआ फिर कब वो डिलीट नहीं होता। पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज। कौन कौन है ये? तो पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क। तो ये सब मैग्नेटिक, मतलब इसमें शायद मैग्नेट का प्रयोग होगा, और क्या ने, इसमें मैग्नेट का यूज होता होगा। दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज। इसमें कौन कौन है? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं ना इसका फुल फॉर्म। और डीवीडी क्या होता है फुल फॉर्म? कमेंट करो सब। आगे है ब्लू रे डिस्क, ये भी ऑप्टिकल में स्टोरेज है।
फिर है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव का नाम सुना होगा तुम लोग। तो पेन ड्राइव में पेन रहता है, पेन जैसा। अब मेमोरी कार्ड, ये तो सब जानता है भैया, सबका मोबाइल में है ठुसा हुआ। तो ये सब जितना आप नाम सुने ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन या फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब किसका उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का उदाहरण है। ये डाटा एक बार सेव कर लिया तो कर लिया, डिलीट नहीं होगा। हम लोग जाने कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, इसके बारे में देखिए कितना अच्छा शब्द दिल है क्या करके। चलिए, तो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। इसमें एक स्पिंडल शामिल होता है जो नॉन चुंबकीय फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है, जिसे फ्लैटर्स कहा जाता है, जो रिकॉर्ड के लिए डाटा को होल्ड रखता है। प्रत्येक फ्लैटर के 2 रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है, जो फ्लैटर से सूचना को पढ़ने तथा लिखने के लिए उपयोग करते हैं। देखो भैया, ऐसा समझ में हमको नहीं आ रहा, आप लोग समझ लो। सूचना बैंड में रिकॉर्ड की जाती है। सूचना के बाद बैंड को ट्रैक कहा जाता है। प्रत्येक प्लेटर के पास समान नंबर के ट्रैक होते हैं तथा ट्रैक स्थान जो सभी प्लेटर्स को आर पार काट देता है सिलेंडर कहलाता है। ले लो, गैस के बात आ गया इसमें। ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होता है। चलो पढ़ लो खुद से, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो ये फ्लॉपी डिस्क देख लीजिए, ये सब फालतू हमको लग रहा है। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या है भी देख लीजिए। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? तो सीडी को यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को 3 भाग में बांटा गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी सीडी रोम। सीडीआर क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, ठीक। फिर है डिजिटल वीडियो डिस्क, ये क्या है देखिए, इसका भी 3 प्रकार है। फिर है ये सब पेन ड्राइव देख लीजिए आप। तो पेन ड्राइव में 256 KB से लेकर 512 KB तक स्टोरेज क्षमता। ओ माय गॉड। अब है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या है इसका? ये USB आधारित मेमोरी ड्राइव है। इसका आकार है 50 0.21 05.22.8 सॉरी शून्य तो नहीं होगा ना, .8। इसका स्टोरेज क्षमता कितना है? 4 MB से 256 GB तक है। अब मेमोरी की इकाई, इसको याद करना होगा, रट्टा मार लो एकदम पूरा, एकदम आना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आ गया इससे, नहीं याद करोगे पछताओगे बेटा। पहला 1 बिट। 1 बिट कितना होता है? बाइनरी डिजिट 2 गो होवे करता है, 0 और 1, ठीक है। तो 8 बिट कितना हुआ? 1 बाइट, ठीक है, जिसको 2 नंबर भी कहेंगे। 1024 बाइट कितना हुआ? 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट कितना हुआ? 1 मेगाबाइट। और केबी को किलोबाइट मतलब KB, मेगाबाइट मतलब MB, गीगाबाइट मतलब GB, टेराबाइट मतलब TB रोग ने भैया, टेराबाइट। पेटाबाइट लो भैया, PB। एक्साबाइट EB, ठीक है। जेटाबाइट 1ZB। फिर है योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, ओपाबाइट। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए, मेमोरी अनुक्रम में मेमोरी प्रकारों की उच्चतम से न्यूनतम गति निम्न प्रकार सूचित होती है। तो उच्चतम से मतलब, कहने का मतलब है कि ये आपका क्रम दिया गया है, ठीक है ना। उच्चतम से न्यूनतम गति। पहला है सेकेंडरी मेमोरी, इसमें ज़्यादा आपको सेव होता है मेमोरी। दूसरा मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, CPU और रजिस्टर।
अब बात करते हैं हम लोग मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड क्या है ना। मदरबोर्ड वो माँ वाला, माँ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, है ना। किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहता है इसको, मदरबोर्ड। इसे मुख्य बोर्ड यानी बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड में चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सॉकेट्स। डाटा निरूपण, डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये निकालो लड़की। कंप्यूटर डाटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है, देख लो, है ना। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा यानी नंबर का भाषा का प्रयोग करता है, 0 और 1, बस दुइये को। तो उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो डाटा निर्देश इनपुट करके रूप देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त करता है वह अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। देख लिए 3 रूप 4 रूपों में होता है। किस रूप में, अक्षर लेटर के रूप में, नंबर के रूप में, संकेत के रूप में और साउंड के रूप में और या वीडियो के रूप में। इन सभी डाटा निर्देशों को सबसे पहले बाइनरी भाषा में बदलना पड़ता है। मतलब किसी रूप में आए उसको बदलना किस भाषा में है, बाइनरी भाषा में। अब क्या है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है भैया। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए बाइनरी भाषा का ही प्रयोग कर रहा है। बाइनरी प्रयोग भाषा का कौन प्रयोग कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। कहाँ से कार्य करने के लिए, आंतरिक रूप से, यानी इसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब टाइप ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है ना। संख्या पद्धति कितने प्रकार हैं, ये लड़की पढ़ो ना रे, निकालो पढ़ो अपना। तो पहला है बाइनरी या द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। इस संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। हम बताएं ना आपको, 0 और 1, 0 और 1। जिस कारण इसका आधार 2 होता है, इसलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या प्रणाली कहा जाता है, क्या ना। तो 2 ही अंक होते हैं, 0 1, और इसका कारण इसी कारण इसका आधार 2 होता है। इसे द्विआधारी यानी 2 भाषा नंबर के आधार पर है ना बना हुआ, इसीलिए इसको बाइनरी या द्विआधारी संख्या कहते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली या द्विआधारी कहा जाता है। उदाहरण 0 0 1 0 1, इसे 2 बाइनरी नंबर के आधार को प्रदर्शित करता है। क्यों बताइए कि क्या 1 और 1 क्या है, 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 0 में 2 को है। चलिए कैसे आ गया, जल्दी दो ना पापा। हाँ हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी पढ़ाएंगे आप, इतना टाइम लगेगा, ये बहुत है। आज छुट्टी है। ये देखिए रिपीट हो गया है ना ये पेज नंबर। चलिए अभी दूसरा है जो संख्या नंबर का प्रकार, बैठ के पढ़ो ना लड़की अपना। दशमलव या दशमिक संख्या, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है देखिए, समझे। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति को दशमलिक या दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। जिसे हम लोग जोड़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो ये दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, उसी को हम लोग दशमलव या दशमिक यानी डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इस संख्या प्रणाली में 0 से 10 तक संकेत मान होते हैं, है ना। 0 से जितना 9 तक नंबर है वही सिंबल वैल्यू कहते हैं। इस कारण इस संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है। ऑक्टल या अष्टाधारी संख्या प्रणाली, इस संख्या प्रणाली में
0 से 7 8 अंकों का प्रयोग होता है, जिस कारण इसका आधार 8 होता है। ऑक्टल संख्या प्रणाली इसकी सुविधाजनक है कि किसमें किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं। अब है हेक्साडेसिमल या षट दशमिक संख्या, है ना। इस संख्या प्रणाली में कुल 16 अंक होते हैं। कौन कौन देख लीजिए भैया। 0 है, उसके बाद 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और देख लीजिए नंबर के साथ लेटर भी है, ABCDEF। तो 16 संख्या होता है, इसमें अंक होता है। इसके मुख्य मान क्रमशः 0 से 15 तक होते हैं, इसलिए हम अंकों 10 11 12 13 14 15 के स्थान पर ABCDEF तथा F अक्षर लिखते हैं। मतलब 10 को A से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? 9 के बाद देखिए गायब है ना 10 हैं, तो 10 क्या हो गया? A हो गया, और 11 B हो गया, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F। इस प्रकार इस प्रणाली में 10 अंक तथा 6 वर्णों का यानी 6 लेटर का प्रयोग होता है। किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इस प्रकार हेक्सा डिजिट को 4 बाइनरी बिट्स द्वारा निरूपित करते हैं। पहले 16 दशमलव को संख्याओं को दशमलव, बाइनरी तथा हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। देख लीजिए कैसे लिखते हैं। तो 16 संख्याओं को दशमलव में लिखते हैं, फिर बाइनरी में, फिर हेक्साडेसिमल में। देख लीजिए तो 0 कैसे लिखा गया बाइनरी में? 0 0 0 4 को 0, और हेक्साडेसिमल में 0 लिखा गया ना। फिर 2 को लिखा गया 2 दशमलव में, फिर बाइनरी में लिखा गया 0 0 0 1 0 0 0 1 1 हो गया। फिर 2 को कैसे लिखा गया? 3 को लिखा गया कैसे? 4 को लिखा गया कैसे? 5 को लिखा गया कैसे? 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को। देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग संख्या पद्धतियों का आपस में परिवर्तन। मतलब ये जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, इसको कैसे बदलते हैं। दशमलव का बाइनरी में परिवर्तन कैसे बदलेंगे? दशमलव को बाइनरी में, जो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना कि दशमलव को 0 था, बाइनरी मान लिया 4 को 0। तो कैसे बदलेंगे भैया इसको हैं? तो पहला स्टेप है कि दशमलव को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या को भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल में। दूसरा है, इसमें जो शेषफल आता है उसे दाएं लिखते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ देखिए दिया गया है, समझ लीजिए इसको। हमको मैथ बहुत कमज़ोर है भैया, हम उतना नहीं समझेंगे। ये भी देख लीजिए, ये सभी आप समझिए खुद से। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर कोड्स में। क्या है कंप्यूटर कोड? तो कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के करैक्टर जैसे अल्फ़ाबेट, संख्या, चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी करैक्टर को निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी संख्या पद्धति के आधार पर एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। कंप्यूटर कोड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से यहाँ कुछ दिए गए हैं। तो कंप्यूटर कोड क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम का कोड क्या है? कमेंट करिए, बताओ ये लड़का, क्या सोडियम कोड है? हाइड्रोजन को ए से करते डिनोट ना जी। हाइड्रोजन का एच हो गया, हीलियम का एच ही हो गया। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन होता है ना। वैसे ही कंप्यूटर में भी कोड होता है, ठीक है।
चाहे जैसे अल्फ़ाबेट हो गया ABCD, चाहे संख्या हो गया 1 2 हो गया, ठीक है, या बाइनरी नंबर हो गया। तो हम लोग कंप्यूटर कोड में बाइनरी का प्रयोग करते ज़्यादा, तो अभी बताएं आपको। तो कंप्यूटर कोड को और अनेक प्रकार हैं। पहला है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये कैसा कोड है देखिए। इस कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए 4 बिट्स के समूह का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग 0 से 9 तक की संख्या को 4 बिट्स की बाइनरी संख्या में निरूपित करते हैं। तो इसमें 4 संख्या का 4 बिट्स के समूह का प्रयोग करते हैं और 0 से 9 तक संख्या को लेते हैं। दूसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज ASCII। ये क्या है भैया? स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डाटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? प्रोग्राम द्वारा डाटा को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। किसका प्रयोग है? स्टैंडर्ड कैरेक्टर का प्रयोग, है ना, तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII भी 2 प्रकार का है। पहला है ASCII 7, दूसरा है ASCII 8। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक इंटरचेंज कोड, ये भी कोड है देखो। इसमें कैरेक्टर 8 बिट के रूप में समूहित होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इतने पढ़ेंगे, पेज नंबर 8 तक पढ़ लिए हम लोग, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।